हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी पार्ट 14। इसमें पहला टॉपिक है 7 उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक प्रोवाइड किया गया, मतलब जीआई टैग 7 प्रोडक्ट्स को मिला है। 27 सितंबर 2021 को देहरादून में आयोजित बौद्धिक संपदा भारत प्रोग्राम, बौद्धिक संपदा का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, भारत कार्यक्रम में राज्य के 7 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये 7 उत्पाद इस प्रकार हैं: कुमाऊं का चयूरा, चंपावत का कल्प वृक्ष या बटर ट्री भी कहते हैं, ऑयल, मुनस्यारी की राजमा, उत्तराखंड का भोटिया धन, उत्तराखंड का एपण, उत्तराखंड का रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखंड का ताम्र उत्पाद तथा उत्तराखंड का धुलमा होना चाहिए, धुलमा लिखा है। अब इन वस्तुओं को वैश्विक पहचान मिल गई है। उल्लेखनीय है कि आज से 5 वर्ष पूर्व राज्य का पहला जीआई टैग था तेज पत्ता मसाला। तेज पत्ता कहाँ है वैसे? वो हमने पढ़ा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर कि ये जो है चंपावत का है तेज पत्ता। अब ये जीआई टैग्स की इमेज से समझ लीजिए। पहला है चिरियू। चिरियू जो है एक तरह का पेड़ है जिसके ये फल हैं और फल से जो है घी उत्पन्न होता है और इससे हम घी भी बनाते हैं और साथ में जो है साबुन भी बनता है, वैक्स मिलता है, और जो इसके पत्ते हैं उनसे जो है पत्तल बन जाता है, तो इसलिए इसको जो है कल्प वृक्ष कहा जाता है पहाड़ों का। और उसके बाद सेकंड है हमारा उत्तराखंड का थुलमा। इसको वैसे किताब में धुलमा लिखा है पर ये थुलमा है, और यह क्या होती है, एक तरह की कंबल होता है, थोड़ा सा रफ मोटा कंबल। ये साइड में जो है इसे बुनने की प्रक्रिया है, ये साइड में फाइनल प्रोडक्ट है। तो यह जो है इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला है उत्तराखंड का रिंगाल, जो ये पतली घास से बनता है। अगला जो है अलग सा है भोटिया धन। भोटिया धन जो है सिंपली एक कालीन है जिसमें कि तिब्बतन मोटिव होता है। भोटिया लोग सीमांत एरिया में रहते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो है कुछ कल्चरल एक्सचेंज है विद तिब्बतन, तो इसलिए जो उनका धन है मतलब कालीन मेकिंग है उसको एक जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। अब इसके बाद अगला है कि ज्ञानवाणी चैनल का शुभारंभ। तो ज्ञानवाणी आप सीधे समझ जाइए कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है और ये सरकारी स्कूलों के लिए ही होगा। तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या है। 27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग और जियो, वेरी इंपॉर्टेंट, जियो के लिए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल, ये ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है ज्ञानवाणी 1 और ज्ञानवाणी 2 का शुभारंभ किया। ऑनलाइन एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी 1 और ज्ञानवाणी 2 का जो है आपका शुभारंभ किया है। ज्ञानवाणी 1 जो है ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए है और ज्ञानवाणी 2 जो है वो माध्यमिक कक्षाओं के लिए है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ज्ञानवाणी 1 एंड ज्ञानवाणी 2। ज्ञानवाणी 1 जो है प्राइमरी स्कूल्स के लिए है, माध्यमिक स्कूल के लिए कौन से ज्ञानवाणी 2। तो प्राइमरी स्कूल किसे कहते हैं? कक्षा 5 तक की पढ़ाई जो होती है, कक्षा 1 से 5, और माध्यमिक स्कूल के होते हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8। तो माध्यमिक स्कूल के लिए है आपका ज्ञानवाणी 2 और ज्ञानवाणी 1 है प्राथमिक स्कूल के लिए। और ये क्या है, ये शिक्षा विभाग और जियो ने मिलकर शुभारंभ किया है, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है ये। अब अगला है पहला पाम गार्डन। ये देश का नहीं है, ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का पहला पाम गार्डन है 26 सितंबर 2021 को हल्द्वानी में लगाया, ये वानिकी प्रशिक्षण एकेडमी में। वहाँ पे एक वानिकी प्रशिक्षण एकेडमी है, वहाँ पे जो है तैयार किया गया है राज का पहला पाम गार्डन, उद्घाटन किया है। यह पाम की कुल 100 प्रजातियां का संरक्षण किया गया है। इधर पाम की मुझे लगता है कि हम जो है ना पाम ऑयल का इंडिया जो सबसे ज़्यादा यूज़र है, कंज्यूमर है, और मुझे लगता है कि जो हमारा स्टेट है, मतलब स्टेट नहीं कहेंगे, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो है पाम के यूजेस को जो अपना इंडिजीनियसली ग्रो करना चाहती है। अभी सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया से आता है पाम, तो पाम के ऊपर हम अपनी जो है निर्भरता को रिड्यूस करना चाहते हैं। इसके लिए जो है ये पाम गार्डन वाले प्रयास किए जा रहे हैं हर राज्य में, और उत्तराखंड में भी किया गया है 26 सितंबर 2021 में पहला पाम गार्डन का उद्घाटन करके। अब है अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव। देहरादून स्थित रेंजर्स मैदान में 24 सितंबर 2021 से आयोजित 3 दिवसीय सेब महोत्सव का 26 प्रजातियों की प्रदर्शनी और विशेषज्ञों के तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान किसानों को पुरस्कारित भी किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव देहरादून में मनाया गया है, रेंजर्स मैदान में।
अब है पंत नगर पालिका, ये इम्पॉर्टेंट है। 24 सितंबर 2021 को पंतनगर नगर पालिका में क्या है, 24 सितंबर 2021 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पंतनगर व हल्दी क्षेत्र, हल्दी पंतनगर के पास ही है, पंतनगर व हल्दी क्षेत्र को मिलाकर नगर पालिका परिषद गठित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व जो पंतनगर था ना तो वो किसी ग्राम सभा का अंग था, ना ही नगर पंचायत का अंग था। तो पंतनगर को क्या बनाया गया, नगर पालिका परिषद बनाया गया है। और इसी से रिलेटेड जो है, एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड, गवर्नेंस से ही रिलेटेड एक और चीज़ है, वो श्रीनगर जो था वो 9th क्या बना था हमारा, बताओ क्या बना था 9th? श्रीनगर बना था 9th नगर निगम। और जो आपका पंतनगर है वो नगर पालिका परिषद बना है। अब ये समझते हैं नगर निगम, नगर पालिका परिषद, इनमें अंतर क्या होता है। ये जो है ना, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ये सब जो है नगर निकाय प्रणाली के अंदर आते हैं। तो हम इसे स्टार्टिंग से समझते हैं ताकि अच्छे से हमें बात ये आए। तो जो नगर निकाय प्रणाली है, राज्य में नागरिक स्वतः शासन प्रणाली की शुरुआत जो थी 1916 में हो गई थी। और उस समय जब ये 1916 में हुई थी तो उसका नाम था संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1960, और संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1960 के तहत हुई थी। तो 1916 में जो है नगर निगम या इस तरह की जो प्रणाली है इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके लिए अधिनियम मतलब एक्ट बना था 1916 में। अगर हम 1916 सोचते हैं तो आप समझाइए कि 1919 में आया था क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो क्लेम्सफोर्ड से पहले का टाइम है और मिंटो मॉर्ले के बाद में का टाइम है। मिंटो मॉर्ले 1909 का था और 1919 में था आपका, तो ये उस समय का टाइम है। और फिर से अगर हम 1916 डेट अगर हम सोचते हैं तो 1916 का टाइम वो था जिस समय जो है देश में क्या चल रहा था, जलियांवाला बाग से पहले का टाइम, और जब फूट थी पड़ी हुई मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच कांग्रेस में, ये उस समय का समय है 1916 में। अगर हम सेंटर में गतिविधियां देख रहे हैं उससे रिलेटेड। और अगर इधर का देखते हैं, उत्तराखंड का देखते हैं, तो इसमें बद्रीदत्त पांडे जी एक्टिव थे और वह जो थे अल्मोड़ा अखबार में काम कर रहे थे। और 1916 में अगली चीज़ हुई थी कुमाऊं परिषद का गठन 30 सितंबर 1916 में। प्लस इसी समय 1916 में गांधी जी जो है हरिद्वार में आए थे। और इस समय जो है जो गवर्नर जनरल मतलब उत्तराखंड का था कमिश्नर, उत्तराखंड का कमिश्नर कौन था इस समय 1916 में, वो थे पर्सी विडम। और अगर हम गवर्नर जनरल मतलब वाइसराय की बात करें तो इस समय कौन थे, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड 1916 में वाइसराय बन गए थे, और लॉर्ड हार्डिंग ने अपनी वो टेन्योर कंप्लीट करा था और लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड को फॉरवर्ड किया था। तो ये है 1916 का इम्पोर्टेंस। और जो ये नगर निकाय प्रणाली उत्तराखंड में स्टार्ट हुई है ये 1916 में ही स्टार्ट हुई है। और उस समय संयुक्त एरिया टाउन एरिया अधिनियम कहते थे, संयुक्त प्रांत कहते थे, क्योंकि हम यूपी का पार्ट थे तब संयुक्त प्रांत में। अब 1993 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया। 1994 में इन निकायों के लिए नए अधिनियम पास किए गए। राजगठन के बाद नगर स्वतः शासन थोड़ा बहुत संशोधन के साथ पूर्वत कानून के अनुसार ही चल रहा है। प्रदेश में जो है त्रिस्तरीय मतलब 3 लेवल की नगर स्वतः शासन प्रणाली है। तो 3 सतह की है, पहली है नगर निगम, फिर है नगर पालिका परिषद और फाइनली नगर पंचायत। ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अभी श्रीनगर रिसेंटली जो है नगर निगम बना है और जो हमारा पंतनगर है जो हम पढ़ रहे हैं वो नगर पालिका परिषद बना है। तो इसलिए समझना है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो नगर निगम है ये इसका उन एरियाज़ में गठित होता है जहाँ पे अगर मैदानी एरिया है तो जनसंख्या मिनिमम 1 लाख होनी चाहिए, और अगर पहाड़ी एरिया है तो 90,000 या उससे अधिक होनी चाहिए पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन का खेल है। नगर निगम में क्या होता है, 1 लाख जनसंख्या मैदान में और 90,000 अगर पहाड़ है। नगर पालिका परिषद में क्या होता है, यहाँ पे जो है अगर मैदान है तो जनसंख्या 50,000 से लेके 1 लाख तक होनी चाहिए, और अगर पहाड़ है तो जनसंख्या जो है 90,000 तक ही होनी चाहिए, 1 लाख तक नहीं होनी चाहिए, 90,000 तक ही होनी चाहिए। तो वहाँ पे नगर पालिका परिषद बनती है। और अगर 90,000 से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है नगर निगम। और सेम अगर हम मैदानी क्षेत्र में देखें, अगर जनसंख्या 1 लाख तक है तो वो नगर पालिका परिषद होती है, और अगर जनसंख्या 1 लाख को ओवरटेक कर लेती है तो वहाँ बन जाता है नगर निगम। तो उत्तराखंड का जो है लेटेस्ट नगर निगम बना है श्रीनगर, और जो नगर पालिका परिषद है
वो जो है नगर पालिका परिषद जो है वो पंतनगर बनाया रिसेंटली। नगर निगम की रचना में क्या होता है, उसमें एक महापौर होता है जिसे मेयर कहते हैं, डिप्टी मेयर होता है और पार्षद होते हैं बहुत सारे। और जो नगर प्रमुख होता है मतलब मेयर होता है, और जो पार्षद होते हैं उनका चुनाव हर 5 साल में होता है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। और जबकि जो डिप्टी मेयर होता है या महापौर, उसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है। अब राज्य में जो है 9 नगर निगम हैं। 9 नगर निगम कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर। इसका मतलब ये है कि जो ये 9 एरियाज़ हैं, अगर इनमें से जो मैदानी एरिया होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर हो गई होगी, और पहाड़ी एरिया जैसे श्रीनगर है तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है 90,000 से अधिक हो गई होगी, इसलिए वो नगर निगम बन गए। अब हम बात करें नगर पालिका परिषद की, तो जहाँ पे जनसंख्या क्या बताई गई थी, 50,000 से 1 लाख के बीच होगी नगर में, अगर प्लेन एरिया है, और पहाड़ है तो मैक्सिमम 90,000 होगी। तो वहाँ पर नगर पालिका की रचना, नगर पालिका परिषदों की रचना होती है। और जो नगर पालिका परिषद होती हैं उसका अध्यक्ष व सभासद होते हैं, और वहाँ पे भी चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। और वहाँ पे जो डिप्टी मेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। राज्य में कुल जो है 42 नगर निगम नगर पालिका परिषदें हैं। नगर पालिका परिषद 42 है और नगर निगम 9 है, तो 42 + 9 51 जो है टोटल नगर निगम और नगर पालिका परिषद दोनों मिला के हैं 51। और नगर पंचायत, जिन नगरों या कस्बों की जनसंख्या 5,000 से लेकर 50,000 तक हो, वहाँ नगर पंचायतें होती हैं। मतलब ये कस्बे होते हैं जहाँ पॉपुलेशन 5,000 से लेके 50,000 के बीच होती है, तो वहाँ नगर पंचायतों का गठन होता है। नगर पंचायत की रचना, नगर पंचायत अध्यक्ष होता है और सभासद होते हैं, जिनके हर 5 वर्ष में जो है प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होते हैं। हमारे राज्य उत्तराखंड में जो है 43 नगर पंचायतें हैं, जिसमें से 3 नगर पंचायतें हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जहाँ चुनाव नहीं होता है बल्कि मनोनीत पंचायतें होती हैं। तो मनोनीत पंचायतें कहाँ हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये धाम है, 3 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। यहाँ पे चुनाव नहीं होता है जबकि मनोनीत पंचायतें होती हैं। और हमारे राज्य में कुल 53 नगर पंचायतें हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 17 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से देहरादून की नर्स कमला थापा को मरणोपरांत फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया। यह अवार्ड कमला के स्वजनों ने प्राप्त किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है नर्स की फील्ड में जो है हाईएस्ट अवार्ड होता है। हाईकोर्ट में ई सेवा केंद्र 16 सितंबर 2021 को मुख्य न्यायाधीश RS चौहान ने नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस सेवा से वादकारियों एवं अन्य हितग्राहियों को सुविधा होगी। अब 8वें राज्यपाल बने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। 15 सितंबर 2021 को राजभवन में मुख्य न्यायाधीश RS चौहान ने राज्य के 8वें राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो इससे हमें क्या पता चला है कि जो राज्यपाल होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। फिर से याद रखिए कि जो राज्यपाल होता है उसको कौन शपथ दिलाता है? तो वो है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है राज्यपाल को। सेम होता है आपका सेंटर में कि CJI 2 होता है, वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है। अब श्री देव सुमन विश्वविद्यालय का तीसरा परिसर, सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंद्रबदनी नुखेरू टिहरी में श्री देव सुमन विश्वविद्यालय का तीसरा कैंपस बनाया जाने की घोषणा की है। इस विश्वविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय कैंपस है गोपेश्वर और ऋषिकेश में। गोपेश्वर हो गया चमोली में, ऋषिकेश हो गया देहरादून में डिस्ट्रिक्ट में, और टिहरी हो गया आपका, टिहरी की डिस्ट्रिक्ट में हो गया चंद्रबदनी में, नेखुरू करके जगह है वहाँ पे। तो 3 कैंपसेस हो गए हैं श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के। अब थोड़ा जान लेते हैं श्री देव सुमन विश्वविद्यालय क्या है। तो अगस्त 2010 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के टिहरी परिसर को अलग कर राज्य विश्वविद्यालय बनाते हुए इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय रखा गया। ठीक है, तो जो ये है ना आपका श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, ये आपका उत्तराखंड का जो है विश्वविद्यालय है, मतलब स्टेट लेवल का विश्वविद्यालय है। जबकि जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल फंडेड विश्व यूनिवर्सिटी है। तो जो आपका हेमवंती नंदन बहुगुणा था उसका एक कैंपस टिहरी में था, उसको हटा के उसको जो है
बना दिया गया विश्वविद्यालय, जिसका नाम रखा गया दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय रखा गया था नाम टिहरी परिसर का। फिर 2012 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और श्री देव सुमन विश्वविद्यालय नाम रखा गया। इस विश्वविद्यालय को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थाओं को संबद्धता प्रदान करना था। तो यह है श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के बारे में कि ये 2010 से पहले श्री देव सुमन विश्वविद्यालय जो है हेमनती बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का पार्ट था और 2010 में ये अलग हो गया। 2010 से 2012 2 साल इसका नाम जो था पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय थे और बाद में इसका नाम चेंज होके श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब हमें यह जानना जरूरी है श्री देव सुमन जी कौन थे। तो जो श्री देव सुमन जी हैं, इनका जन्म 1916 में टिहरी के जौल गांव में हुआ था, जौल गांव में, और देहरादून के हिंदू नेशनल कॉलेज में पढ़ते हुए उच्च शिक्षा में डिग्री ली थी। 1930 के 14 वर्ष की आयु में इन्होंने देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और 15 दिन जेल में काटे थे, सिर्फ 14 वर्ष की आयु में। 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन जिसमें नेहरू जी, विजय लक्ष्मी पंडित आदि नेताओं ने भाग लिया था, इन्होंने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर जोर देते हुए कहा था कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी थी और उन्होंने संगठन को नई दशा दी थी। उनका विचार था यदि हमें मरना ही है तो हम अपने सिद्धांतों विश्वासों की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयकर है। फरवरी 1939 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लुधियाना पंजाब में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में श्री देव उन्होंने प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। फरवरी 1939 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लुधियाना में आयोजित अखिल भारतीय देश राज्य लोक परिषद के अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में जो है भाग लिया था। प्रजामंडल क्या है? टिहरी राज्य प्रजामंडल को कह रहे हैं, जो 1939 में फॉर्म हुआ था। इसमें उन्होंने हिमालय प्रांतीय देशी राज्यों का सच्चा प्रतिनिधि माना गया था। सन 1942 में प्रजामंडल की सफलता के लिए वे सेवाग्राम वर्धा में महात्मा गांधी से मिलने गए। वापस आने पर टिहरी राज्य की पुलिस ने उन्हें राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। 27 दिसंबर 1943 को उन्होंने जब पुनः टिहरी में प्रवेश करना चाहा तो 30 दिसंबर 1943 को टिहरी कारागार में बंद कर उन्हें यातना दी जाने लगी और माफ़ी मांगने के लिए बाध्य किया, किंतु सुमन ने उत्तर दिया, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। 21 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और किसी भी सरकारी वकील को उनकी पैरवी करने की स्वीकृति नहीं दी गई। उन्होंने अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों की खिलाफत की और कहा कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता। 29 फरवरी 1944 को उन्होंने जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में अनशन प्रारंभ किया और 3 मांगे: प्रजामंडल को मान्यता देना, मुझे प्रतिव्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए और मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमे की अपील राजा स्वयं सुने। राजा के पास भेजी और कहा कि यदि 15 दिन में इन मांगों का उत्तर न मिला तो मैं आमरण अनशन प्रारंभ कर दूंगा। उत्तर न मिलने पर उन्होंने 3 मई 1944 को अपना आमरण अनशन प्रारंभ किया। उनसे कहा गया कि यदि भूख हड़ताल तोड़ देंगे तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन वे अपने अनशन तोड़ने से इनकार कर दिए और टिहरी की स्वतंत्रता के लिए 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात शहीद हो गए। वे अक्सर कहा करते थे, मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। गौरा शक्ति ऐप। मुसीबत में फंसे देश की महिलाओं और बालिकाओं की मदद के लिए राज्य पुलिस विभाग ने 13 सितंबर 2021 को गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, गौरा शक्ति ऐप लॉन्च कब हुआ है? 13 सितंबर 2021 को। 13 सितंबर 2021 को गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप में यह व्यवस्था है कि मुसीबत के समय इसका लाल बटन दबाने से शिकायतकर्ता का नंबर व लोकेशन पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगा और निकटतम थाने से तत्काल मदद मिल सकेगी। नेक्स्ट है, मनोज सरकार को
50 लाख रुपए। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने, मनोज सरकार है। और ये जो है पैरा ओलंपिक में इन्होंने पार्ट लिया था। प्रदेश का नाम रोशन करने वाले रुद्रपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पैरा खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, रुद्रपुर से बिलोंग करते हैं मनोज सरकार। मनोज सरकार बैडमिंटन खिलाड़ी रुद्रपुर, मनोज सरकार बैडमिंटन खिलाड़ी रुद्रपुर पैरा ओलंपिक के हैं। और मनोज सरकार को 13 सितंबर 2021 को प्रदेश सरकार की तरफ से खेल मंत्री ने 50 लाख रुपए का चेक प्रदान कर सम्मान किया। इस अवसर पर खेल मंत्री अरविंद पांडे, खेल मंत्री कौन है? अरविंद पांडे, उत्तराखंड के खेल मंत्री हैं अरविंद पांडे जी। अरविंद पांडे, अरविंद, एक है अरविंद केजरीवाल और ये है अरविंद पांडे। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने रुद्रपुर स्पोर्ट स्टेडियम और इंदिरा कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम मनोज सरकार के नाम पर घोषित कर रखने तथा जल्द ही उन्हें राजपत्रित नौकरी देने की भी घोषणा की। देश का पहला वन संरक्षित क्षेत्र। 12 सितंबर 2021 को मुख्य वन संरक्षण अनुसंधान संजीव चतुर्वेदी ने रानीखेत के कालिका वन रेंज में स्थानीय वातावरण में प्राकृतिक रूप से तैयार देश के पहले फर्न संरक्षण क्षेत्र का शुभारंभ किया। यहाँ 103 किस्म के फर्न होते हैं। फर्न के होते हैं, ये ट्रू प्लांट नहीं होते हैं फर्न। तो ये जो है डेवलप किया गया है देश का पहला वन संरक्षण क्षेत्र। तो इस तरह से जो है 4 हो गए हैं। देश का पहला जो उत्तराखंड में है, पहला क्या था? देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, ये कहाँ है? लाल कुआं नैनीताल में। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ है? लाल कुआं नैनीताल में। देश का पहला स्पाइस गार्डन कहाँ है? सोनी रानीखेत में। देश का पहला स्पाइस गार्डन कहाँ है? सोनी रानीखेत में। देश का पहला स्पाइस गार्डन कहाँ है? सोनी रानीखेत में। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ है? द्रासो रानीखेत में। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ है? द्रासो रानीखेत में। और देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? कालिका वन रेंज रानीखेत में। तो रानीखेत में ही हैं 3 और एक लाल कुआं में। लाल कुआं में एरोमेटिक गार्डन है, एरोमेटिक गार्डन। अब है 7 रोपवे पे समझौते। 11 सितंबर 2021 में राज्य में 7 रोपवे, केदारनाथ रोपवे, नैनीताल रोपवे, हेमकुंड रोपवे, पंचकोटी रोपवे, नई टिहरी रोपवे, ओली गोरसू रोपवे, मुनस्यारी खलिया टाप रोपवे और ऋषिकेश नीलकंठ रोपवे के निर्माण के लिए राज्य पर्यटन विभाग और केंद्र सरकार के बीच MOU किया गया। इस तरह केंद्र सरकार से MOU करने वाला उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है। उल्लेखनीय है कि राज्य में देहरादून, मसूरी, पूर्णगिरी व खरसाली यमुनोत्री रोपवे का निर्माण पहले से ही PPP होगा, ये PPI नहीं होगा, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर किया जा रहा है। देहरादून से टिहरी झील के बीच टनल। 11 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देहरादून व टिहरी झील के बीच 35 किलोमीटर डबल लेन टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। डबल लेन टनल 35 किलोमीटर लंबी। इस टनल को बनाए जाने से देहरादून से टिहरी झील जाने में सिर्फ 3.5 घंटे ही लगेंगे। 3.5 घंटे जो लगते हैं ना, उसकी जगह सिर्फ 1 घंटा लगेगा। 3.5 समय बचेगा, 3.5 घंटे में से 1 घंटा लगेगा। डबल लेन टनल। फिर निपुण भारत मिशन। बच्चों को समुचित विकास के लिए उन्हें प्राथमिक कक्षाओं से ही तैयार करने की आवश्यकता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर 1 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, अब शिक्षा मंत्री कौन है? अरविंद पांडे। अरविंद पांडे हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं और खेल मंत्री भी हैं, को जो है निपुण भारत मिशन की शुरुआत करी है। इस मिशन के कार्यक्रम में शिक्षक, अधिकारी, विभाग सभी की भागीदारी होगी। निपुण भारत मिशन। तो जो ये निपुण भारत मिशन है, ये बहुत सिंपल है। इसका एम क्या है कि कक्षा 3 तक के जो सारे बच्चे हैं वो उन्हें जो जोड़ घटाना, मतलब न्यूमेरिकल लिटरेसी अच्छे से आ जानी चाहिए और बेसिक पढ़ना लिखना भी अच्छे से आ जाना चाहिए। तो ये है इसका एम। उसमें टीचरों को ये बोला गया है कि वो हर बच्चे पे बहुत अच्छे से ध्यान दें कि उनका ये एम जो है अचीव हो सके और 2026-27 तक ये एम अचीव करना है। अब है पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन सेंटर। 1 सितंबर 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार टिहरी जिले के मगरा में केंद्र सरकार के सहयोग से 100 करोड़ रुपए की लागत से फलदार या अन्य महत्वपूर्ण पौधों हेतु देश का पहला पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ यूके, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बाहर से मंगाए जाने वाले शीतोष्ण मतलब ठंडी वायु में के पौधे को साल भर तक क्वारंटाइन किया जाएगा, साल भर क्वारंटाइन किया जाएगा। और पौधे में किसी भी प्रकार के रोग, कीट आदि के प्रकोप न होने की पुष्टि के बाद ही उन्हें राज्य में भेजा जाएगा। पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन सेंटर है क्या फिर ये? मतलब यहाँ पे क्या होगा, बाहर से जो पौधे आएंगे ठंडी, सिर्फ ठंडी एरिया के,
बाहर से जो पौधे आएंगे उन पौधों को जो है यहाँ रखा जाएगा और 1 साल तक रखा जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा और देखा जाएगा उसमें कोई बीमारी या कुछ तो नहीं है जिससे एरिया में इसका प्रकोप फैले, और उसके बाद इसे जो है डिफरेंट स्टेट्स में लगाने के लिए भेजा जाएगा।